हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी, जो आपका थर्ड पेपर, जो आप सभी का कॉमन पेपर है, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य। ठीक है, इसके आज हम लोग एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और जैसे जो हमारे इस पीडीएफ में, इस क्लास में जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ रहेंगे, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ रहेंगे, पीवाईक्यू ऑफ 2022, पीवाईक्यू ऑफ 2023, ये सारे ही क्वेश्चंस इसी क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ये टोटल 608 क्वेश्चंस हैं। टोटल कितने हैं? ये 608 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो हम लोग बहुत फास्ट चलेंगे और सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। आइए, सबसे पहले तो हम 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़। सबसे पहले हम 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको समझ लेते हैं। बहुत फास्ट चलेंगे। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा। जैसे फर्स्ट और सेकंड पेपर जो भी हमने नोट्स दिए थे, पूरा पेपर आपको वहीं से मिला है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, अच्छा आंसर इसमें दिया हुआ है। आंसर इसलिए दिया है क्योंकि ये पेड विद्यार्थियों के लिए ये कंटेंट होता है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए इसमें आंसर टिक करके बच्चों को दिया जाता है। किस प्रकार के फ्रेम में अनुबोधकों का प्रयोग नहीं किया जाता? परीक्षण फ्रेम में अनुबोधकों का प्रयोग नहीं किया जाता। रेखीय अभिक्रम में कितने प्रकार के फ्रेम होते हैं? 4 प्रकार के। सही अनुक्रिया में सहायता देने के लिए अनुबोधकों का प्रयोग किया जाता है, तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में अनुबोधकों का प्रयोग किया जाता है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए डैश उपयोगी है? क्या? मैथेटिक्स। अवरोही अभिक्रमित अधिगम किसे कहा जाता है? मैथेटिक्स को अवरोही अभिक्रमित अधिगम कहा जाता है। छोटे पदों के सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया जाता है मैथेटिक्स में। छात्रों की त्रुटि को अधिगम में बाधक माना जाता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में छात्रों की त्रुटि को अधिगम में बाधक माना जाता है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में। शाखीय अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर हैं। कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर। अनुभव शंकु किसके द्वारा दिया गया है? एडगर डेल के द्वारा। अभिक्रमित अधिगम किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। मस्तिष्क विप्लव यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का प्रतिपादन ओस बर्न ने किया था। कौन सा चरण समस्या समाधान में शामिल है? उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया का जो चरण है वह समस्या समाधान में शामिल है। शिक्षण में किस प्रकार के उदाहरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की तरफ लेकर के चलो। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह विवरण विधि की शिक्षण विधि है। कौन सी शिक्षण विधि, कौन सी शिक्षण की एक प्रभुत्ववादी विधि है? व्याख्यान विधि जो है यह शिक्षण की एक प्रभुत्ववादी विधि है। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी शिक्षक केंद्रित। छात्र जो है वो निष्क्रिय विधि में छात्र व्याख्यान विधि में निष्क्रिय रहते हैं। प्रयोग प्रदर्शन विधि सबसे अधिक प्रयुक्त होती है विज्ञान शिक्षण में। चर्चा विधि का प्रयोग छोटे समूह में किया जाता है। किसमें? छोटे समूह में। चर्चा पद्धति वो साधन है जिसके द्वारा लोग अनुभव, विचार और दृष्टिकोण साझा करते हैं। संगोष्ठी एक प्रकार की चर्चा विधि है। निम्नलिखित में कौन समस्या समाधान में बाधा नहीं है? अंतर्दृष्टि जो है यह समस्या समाधान में बाधा नहीं है। प्रोजेक्ट पद्धति का पहला जो पद है वह परिस्थिति का निर्माण है। परिस्थिति का निर्माण है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक हैं। इसकी जो मूल अवधारणा है वो जॉन डीवी ने दी थी, उसके बाद उसको आगे बढ़ाने का काम इनके शिष्य W.H. किलपैट्रिक ने किया। अनुदेशन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत शिक्षण का नियंत्रण आता है। खुला विश्वविद्यालय जो है वह अनुदेशन तकनीकी का उदाहरण है। शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण व्यवहार तकनीकी का उदाहरण है। सूक्ष्म शिक्षण किसका है? व्यवहार तकनीकी का उदाहरण है। व्यवहार तकनीकी का आधार मनोविज्ञान होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अध्ययन का उपहार प्रदान किया अनुदेशन तकनीकी ने। अनुदेशन का तात्पर्य होता है सूचनाएं प्रदान करना। शिक्षण तकनीकी को विकसित करने का श्रेय मॉरिसन और हर्बर्ट को जाता है। मॉरिसन और हर्बर्ट को जाता है।
आगे बढ़ेंगे। व्यवहार तकनीकी के जन्मदाता कौन है? स्किनर। अभिक्रमित अनुदेशन संबंधित है क्रिया प्रसूत अनुकूलन से। अभिक्रमित अनुदेशन क्रिया प्रसूत अनुकूलन से संबंधित है। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है शिक्षण और सीखने के तरीकों को विकसित करना। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। शैक्षिक तकनीकी का कोमल शिल्प उपागम नहीं है ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसको हम OHP भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीकी को रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी भी कहा जाता है। शैक्षिक तकनीकी के 3 पक्ष होते हैं, अदा, प्रक्रिया और प्रदा। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। NCERT के अंतर्गत एक शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना की गई। इसे वर्तमान में केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं। अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक स्किनर माने जाते हैं। ये PYQ है 2022 का। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखिएगा। शैक्षिक तकनीकी को व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग कहा जाता है। किसने कहा? रॉबर्ट ए कॉक्स ने ऐसा कहा है। किसने कहा है? रॉबर्ट ए कॉक्स ऐसा कहते हैं। तकनीकी विज्ञान का रूप है व्यवहारिक अथवा प्रयोगात्मक। क्या है? व्यवहारिक अथवा प्रयोगात्मक। शिक्षण तकनीकी की पाठ्यवस्तु को डेविस तथा ग्लेसर ने 4 तत्वों में विभाजित किया है। वो 4 तत्व हैं, एक तो शिक्षण नियोजन, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण का अग्रसरण तथा शिक्षण का नियंत्रण। ओके, ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। तकनीकी शब्द ग्रीक भाषा के टेक्निकोस शब्द से बना हुआ है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रायन मोर जोन्स ने किया था। हार्डवेयर का मुख्य सिद्धांत होता है पृष्ठपोषण। बेमेल छांटिए, तो इसमें देखिए प्रथम शिक्षा तकनीकी हार्डवेयर आयाम के साथ जाता है, ठीक है। द्वितीय शिक्षा तकनीकी सॉफ्टवेयर आयाम कहलाता है। तृतीय शिक्षा तकनीकी के अंतर्गत प्रणाली विश्लेषण आता है। चतुर्थ शिक्षा तकनीक के अंदर प्रबंध शिक्षा तकनीकी आता है। ये गलत ऑप्शन है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। भारत में पहला रेडियो स्टेशन 1927 में शुरू हुआ। अंतर्वैयक्तिक संचार का प्राथमिक कार्य संबंध निर्माण है। हमारे वातावरण के साथ सक्रिय संपर्क में संचार शामिल है, तो इसमें शारीरिक रूप से, जैविक रूप से, सामाजिक रूप से, कुल मिलाकर सभी रूपों में संचार शामिल है। दीक्षा ऐप पर किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध है? तो दीक्षा ऐप पर पाठ्य सामग्री, प्रश्न बैंक, ऑडियो वीडियो, इन सभी प्रकार की जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो उपलब्ध है। अगला प्रश्न है PM ई विद्या जो है वह स्वयं प्रभा के द्वारा चलाया जाता है। इनमें से कौन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता? रेड FM जो है वह ऑल इंडिया द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता। साइट का पूरा नाम सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट होता है। रैम लगी होती है मदरबोर्ड पर। कहाँ लगी होती है? मदरबोर्ड पर। GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजीशनिंग स्कीम है। बेमेल के बाद यहाँ पे देखिए .gpg, .gpt, .png होता है। .feg ये नहीं होता, ये यहाँ पे बेमेल है। अगला प्रश्न है इंटरनेट की गति को Mbps में मापा जाता है। इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट पर सूचना एवं आंकड़ों को आदान प्रदान करने के लिए परिभाषित नियम, प्रक्रिया एवं संधियों को प्रोटोकॉल कहा जाता है। कौन सा सर्वर का प्रकार नहीं है? हॉट सर्वर जो है ये सर्वर का प्रकार नहीं है। कौन सा ICT का दोष है? गति से फैल रही अफवाह। बहुत गति, कुछ ऐसी अफवाहें हैं जो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तेज़ गति से फैलती हैं, तो वो भी ICT के अंतर्गत आता है। कौन सा ब्राउज़र नहीं है? गूगल जो है वो ब्राउज़र नहीं है। इग्नू द्वारा शुरू किया गया शैक्षिक चैनल ज्ञान दर्शन शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया DNS.edu है। अगला है suresh@hotmail.com का अभिप्राय होता है। इसमें सुरेश जो है वो प्रयोगकर्ता का नाम है, हॉटमेल संगठन का नाम है जो ईमेल सेवा प्रदान की जाती है, और कॉम से अभिप्राय व्यापारिक संगठन से है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। CAI का पूरा नाम कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होता है। सिंक्रोनस अधिगम का माध्यम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। असिंक्रोनस अधिगम का माध्यम है ईमेल। किसी संस्थान में सूचनाओं के परस्पर आदान प्रदान में उपयोग किया जाता है तो वह है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। एक मोबाइल ऐप पर
एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट पोर्टल जहां से आप एनसीईआरटी की सभी किताबें मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, वह है ई पाठशाला। क्या है ई पाठशाला? WBL का पूरा नाम है वेब बेस्ड लर्निंग। वेब बेस्ड लर्निंग निम्न में कौन सा ई लर्निंग का एक प्रकार नहीं है? तो वह है सहयोगात्मक शिक्षण अधिगम, जो है वो ई लर्निंग का एक प्रकार नहीं है। शिक्षण में ई लर्निंग के साथ आमने सामने और परंपरागत कक्षा विधियों के संयोजन के उपयोग को मिश्रित शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित शिक्षण कहते हैं। एक नवाचार उपकरण जो शिक्षकों को छात्रों को प्रभावशाली आभासी यात्राओं और क्षेत्र भ्रमण पर कहीं भी ले जाने में सक्षम बनाता है, वह है गूगल एक्सपीडिशंस। आभासी कक्षा में किस प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है? इसमें भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है। केबल टीवी नेटवर्क जो है वह मैन का उदाहरण है। कौन सा आभासी कक्षा का प्लेटफॉर्म नहीं है? याहू जो है यह आभासी कक्षा का प्लेटफॉर्म नहीं है। कौन सा भारत का प्रथम आभासी विश्वविद्यालय है? तमिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी भारत का प्रथम आभासी विश्वविद्यालय है। कौन सी आभासी कक्षा की विशेषता नहीं है? छात्रों का सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास संभव है, ये आभासी कक्षा की विशेषता नहीं है। फ्लेंडर के अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान में शिक्षक तथा छात्रों की किस अंतः प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है? तो वह है शाब्दिक। किस पद में शिक्षण की सफलता के संबंध में निर्णय लिया जाता है? सामाजिक प्रणाली के पद में शिक्षण की सफलता के संबंध में निर्णय लिया जाता है। शिक्षण प्रतिमान के किस सोपान में छात्र और शिक्षक के आपसी संबंध का निर्धारण किया जाता है? तो वह है सहायक प्रणाली। कौन सी? सहायक प्रणाली। किस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक क्षमताओं का विकास करना है? तो वह है सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान जो दिया है वह डीवी तथा किलपैट्रिक ने दिया है। फ्लेंडर के अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान के 4 पक्षों में से किस पक्ष में शिक्षक तथा छात्रों के अंतः प्रक्रिया के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है? तो वह है उद्देश्य। अगला प्रश्न है, फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में कक्षा व्यवहार को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 10 वर्गों में विभाजित किया गया है। वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क है। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। पृष्ठपोषण के सिद्धांत पर आधारित है संप्रेषण मनोविज्ञान। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आशुबेल हैं। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान किस वर्ग से संबंधित है? तो यह सूचना प्रक्रिया स्रोत के वर्ग से संबंधित है। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के प्रतिपादक ब्रूनर हैं। कौन है? ब्रूनर हैं। छात्रों की संगठनात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा प्रतिमान प्रयोग किया जाता है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान प्रयोग किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान के पदों की व्याख्या की जाती है संरचना में। किसमें? संरचना में की जाती है। इनमें से कौन शिक्षण प्रतिमान का भाग नहीं है? तो वह है अनुदेशन प्रणाली। क्या है? अनुदेशन प्रणाली। ब्रूस जॉइस ने आधुनिक शिक्षण प्रतिमान को कितने परिवारों में विभक्त किया है? 4 परिवारों में विभक्त किया है। तो ये हम 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। अब 2023 के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न कहता है, देखिए, कंप्यूटर को वृत्ताकार लूप से जोड़ने के लिए लैन में आमतौर पर कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें बस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। कौन सा परिवार अग्रिम संगठन प्रतिमान से संबंधित है? तो वह है सूचना संसाधन। शिक्षण की प्रदर्शन विधि को माना जाता है शिक्षक केंद्रित विधि। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान में शिक्षक की भूमिका है प्रस्तुति के लिए योजनाएं व्यवस्थित करने की जो भूमिका है वह शिक्षक की है। अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा पहली बार BF स्किनर के द्वारा पेश की गई थी। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो अन्य प्रोग्रामों को दोहरा और संक्रमित कर सकता है, यह कंप्यूटर वायरस ही है। अभिक्रमित अनुदेशन में शिक्षार्थियों में उनकी प्रतिक्रियाओं पर तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। स्वमूल्यांकन क्विज और अभ्यास के द्वारा तुरंत जो है प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। लैन में उपकरणों को कनेक्ट करने और डेटा ट्रैफिक की कुशलतापूर्वक प्रबंध करने के लिए अक्सर नेटवर्क डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। राउटर नेटवर्क डिवाइस का प्रयोग इसमें किया जाता है। कौन सा फंक्शन
आपको भविष्य में आसान पहुंच के लिए एक वेबसाइट के पते को संग्रहित करने की अनुमति देता है, तो वह है बुक मार्किंग। क्या है? बुक मार्किंग। आगे बढ़ेंगे। किस अवस्था चरण में निर्देश के बाद शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का प्रतिबिंब, आकलन और मूल्यांकन शामिल है, तो वह है पोस्ट एक्टिव चरण। क्या है? पोस्ट एक्टिव चरण। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? छात्रों को व्याख्यान और पारंपरिक शिक्षण की विधियों के साथ प्रदान करना। ठीक है, ये लक्ष्य है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रमित अनुदेशन की एक प्रमुख विशेषता है, तो वह है स्वविकसित और व्यक्तिगत शिक्षा। मैन का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्किंग में हब क्या है? एक उपकरण जो कई नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग हब कहलाता है। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। कौन सा वेबसाइट डोमेन उपसर्ग आमतौर पर इंगित करता है कि वेबसाइट एक शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रायोजित है, तो वह है .edu। क्या है? .edu। HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग के लिए किया जाता है, किसके लिए? ट्रांसमिशन के दौरान डेटा को सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। परियोजना विधि किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? देखिए, दो चीज़ें हैं। निर्धारित की गई थी जॉन डीवी के द्वारा, उसके बाद उसका प्रतिपादन, उसके बाद उसको आगे बढ़ाने का काम किलपैट्रिक ने किया। किलपैट्रिक जो थे ये जॉन डीवी के कौन थे? शिष्य थे। ओके, इसकी मूल जो है जड़ वो जॉन डीवी ने रखी थी। मैन आमतौर पर लैन की तुलना एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और कई डैश को जोड़ता है, कई शहरों या कस्बों को जोड़ने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है? प्रदर्शन विधि। MIME का पूरा नाम बहुउद्देशीय इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। कौन सी परियोजना विधि की एक विशेषता है? छात्र स्वायत्तता और जिम्मेदारी, ये परियोजना विधि की एक विशेषता है। एलेक्स एफ ओसबॉर्न द्वारा विचार निर्माण के लिए विकसित तकनीकी को मस्तिष्क उद्दीलन कहा जाता है। CAI का पूरा नाम कंप्यूटर विश्लेषित अनुदेशन है। सॉफ्टवेयर उपागम में कौन सा शामिल नहीं है? सॉफ्टवेयर उपागम में ओवरहेड प्रोजेक्टर शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, दृश्य श्रव्य सामग्री का एक उदाहरण है, तो वह है दूरदर्शन। शैक्षिक तकनीक का तात्पर्य होता है कला और विज्ञान में मध्यस्थता। शैक्षिक तकनीक का मुख्य रूप है अभिक्रमित अनुदेशन, शिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, ये सभी जो हैं वो शिक्षा तकनीकी के मुख्य रूप हैं। शिक्षण का मुख्य तत्व क्या है? पाठ्यवस्तु और संप्रेषण। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य क्या है? शिक्षण और सीखने के तरीकों को विकसित करना। कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण शिक्षकों को कैसे लाभ पहुंचाता है? तो यह उनके प्रदर्शन के आत्म मूल्यांकन को सक्षम करके तथा समय की बचत करके इस तरीके से लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन जो डी है, ए और सी दोनों ही ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। हार्डवेयर तकनीकी की उत्पत्ति कहाँ हुई? भौतिक विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान के अंतर्गत। कौन सी इकाई कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई का प्रतिनिधित्व करती है? तो वह है बिट। क्या है? बिट है। कौन सा अनुदेशात्मक प्रोग्राम डिजाइन फ्रेम के अनुक्रम का अनुसरण करता है जिसमें एक प्रदर्शन, प्रॉम्प्ट और रिलीज पैटर्न शामिल है? तो वह है मैथेटिक अभिक्रम। क्या है? मैथेटिक अभिक्रम। किस प्रकार के फ्रेम में संकेतों का उपयोग नहीं किया जाता? शिक्षण फ्रेम में। संकेतों का उपयोग सही प्रतिक्रिया देने में मदद करने के लिए किया जाता है, तो यह रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में तथा शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन इन दोनों में ही किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। इंटरनेट के संदर्भ में www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑनलाइन सीखने के संदर्भ में सिंक्रोनस माध्यम क्या संदर्भित करता है? तो यह प्रशिक्षकों और छात्रों के बीच वास्तविक समय की बातचीत जो एक साथ हो रही है उसको संदर्भित करता है। स्वयं क्या है? स्वयं जो है यह मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक डिजिटल पहल है। केबल टीवी नेटवर्क एक उदाहरण है मैन का। किसका? मैन का उदाहरण है। शैक्षिक तकनीकी के मुख्य रूप क्या हैं? अनुदेशनात्मक तकनीकी, प्रशिक्षण तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, ये सभी शैक्षिक तकनीकी के मुख्य रूप हैं।
किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर आमतौर पर डैश प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें स्थिर चित्र, ट्रांसपेरेंसीज, मोशन पिक्चर्स, इन सभी का इसमें यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल कक्षा कक्ष का एक मंच नहीं है? तो वह है व्हाट्सअप। क्या है? व्हाट्सअप। कौन सा? इसके फोकस और अभिविन्यास के संदर्भ में शिक्षा प्रक्रिया पर शैक्षिक तकनीकी के प्रभाव का वर्णन करता है। तो इसमें एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देना, सामग्री वितरण और पहुंच को प्राथमिकता देना, विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना, ये सभी उपरोक्त ये जो हैं ये फोकस और अभिविन्यास के संदर्भ में शिक्षा प्रक्रिया पर शैक्षिक तकनीकी के प्रभाव का वर्णन करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है शाखीय अभिक्रम के प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर हैं। कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर। कौन से घटक शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य तत्व बनाते हैं? तो वहाँ है सामग्री, संप्रेषण, शिक्षण सहायक सामग्री, ये सभी इसमें शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य तत्व बनाते हैं। ई लर्निंग का उपयोग आमतौर पर किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो यह ऑनलाइन शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा अनुदेशन, इन सभी के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्तियों के बीच जानकारी, विचारों या भावनाओं को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संप्रेषण कहा जाता है। कौन सा एक भौतिक संचार बाधा का एक उदाहरण है? तो वह है एक कमरे में खराब रोशनी। अनुदेशन का अर्थ होता है सिखाना, जानकारी प्रदान करना और सीखना, ये सभी अनुदेशन के अर्थ हैं। अगला प्रश्न, अनुदेशन द्वारा कौन से उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं? संज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ई लर्निंग से जुड़ी है? लचीलापन, लागत प्रभावशीलता, खुला वातावरण, ये सभी ई लर्निंग से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सूचना तकनीक यानी कि IT अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। आधुनिक मीडिया शिक्षा के जनक के रूप में एडगर डेल जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई लर्निंग की बाधा को दर्शाता है? समयबद्ध कार्यक्रम ई लर्निंग की बाधा को दर्शाता है। ईमेल शब्द का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इनफ्लिबनेट का पूरा नाम सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क है। व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों, दृष्टिकोणों और भावनात्मक अवस्थाओं से कौन सी संप्रेषण बाधा उत्पन्न होती है? तो इनसे मनोवैज्ञानिक बाधा जो है वह उत्पन्न होती है। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनि, एनिमेशन आदि के संयोजन को मल्टीमीडिया उपागम कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत कंप्यूटर सहाय अनुदेशन की नींव बनाता है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत कंप्यूटर सहाय अनुदेशन की नींव बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का पारंपरिक रूप नहीं है? सोशल मीडिया जनसंचार का पारंपरिक रूप नहीं है। मीडिया साक्षरता शब्द किसको संदर्भित करता है? तो यह मीडिया संदेशों और उनके प्रभाव का महत्वपूर्ण विश्लेषण और समझ को संदर्भित करता है। फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीकी जो कक्षा में शिक्षण सीखने की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए एक प्रतिक्रिया तंत्र के रूप में उपयोग की जाती है, मुख्य रूप से मानती है तो यह शिक्षकों और छात्रों का मौखिक व्यवहार। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्न में से किस रणनीति में शिक्षण व्यवहार को संशोधित करने में उनकी प्रभावशीलता का समर्थन करने वाले अनुसंधान प्रमाण हैं? तो उसमें अंतःक्रिया विश्लेषण प्रक्रिया जो रणनीति है इसमें शिक्षण व्यवहार को संशोधित करने में उनकी प्रभावशीलता का समर्थन करने वाले अनुसंधान प्रमाण हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण में डैश भाग शिक्षकों की गतिविधि पर आधारित है, तो 1 से 7 भाग शिक्षण के तरीके में मुख्य रूप से शामिल है। तो इसमें प्रशिक्षण, अनुदेशन, कंडीशनिंग, मतारोपण ये सभी इसमें शिक्षण के तरीके में मुख्य रूप से शामिल हैं। संप्रेषण शब्द किस भाषा से लिया गया है? संप्रेषण शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। शिक्षार्थियों के लिए मूक का प्राथमिक लाभ है लागत, प्रभावशीलता और सामर्थ्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये लोकप्रिय वेब ब्राउज़र नहीं है। तकनीकी शब्द जो है वह टेक्निकोस शब्द से बना हुआ है।
कौन सा तत्व व्यवस्थित तरीके से व्यवहार या विश्वासों के जानबूझकर आकार देने से जुड़ा हुआ है? तो इसमें प्रशिक्षण, शिक्षण, कंडीशनिंग, मतारोपण ये सभी कुछ इंक्लूड हो जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था? 1923 में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। मूक का पूरा नाम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है? तो वह है माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज। अभिक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति किसके साथ जुड़ी हुई है? तो यह सीखने का मनोविज्ञान, सिडनियल, प्रेषी, शिक्षण मशीन, इन सभी के साथ में जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बाहरी प्रोग्रामिंग किसके द्वारा शुरू की गई थी? बीएफ स्किनर के द्वारा। कौन सा शब्द अभ्यास और पुनरावृत्ति के माध्यम से ज्ञान या कौशल प्राप्त करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो वह है प्रशिक्षण। कौन सा है? प्रशिक्षण। शैक्षिक तकनीकी छात्रों के लिए व्यक्तिगत रूप से सीखने के अनुभवों की सुविधा कैसे प्रदान करती है? व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूली शिक्षण मंच प्रदान करके, ठीक है, ऐसे जो है प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान में बाधा नहीं है? तो वह है अंतर्दृष्टि। वेब ब्राउज़र वेबसाइटों तक पहुंचने और प्रदर्शित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो इसमें HTTP जो प्रोटोकॉल है इसका उपयोग करते हैं। साइट का पूरा नाम सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट है। क्या नाम है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। अंतः क्रियात्मक चरण के मुख्य संचालन में निदान, धारणा, क्रिया, प्रतिक्रिया ये सभी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ब्राउज़र में एक गोपनीयता सुविधा है जो वेबसाइटों को उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करने से रोकती है? तो वह है इनकोग्निटो मोड। इनकोग्निटो मोड है। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मैन को किसकी तुलना में बेहतर डेटा ट्रांसफ़र गति और कम विलंबता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो वह है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। संप्रेषण प्रक्रिया में एन्कोडिंग संदर्भित करता है। तो यह संदेश को शब्दों, प्रतीकों या संकेतों में परिवर्तित करने का काम करता है। संप्रेषण में प्रतिपुष्टि की भूमिका क्या है? यह संदेश की पुष्टि और समझ प्रदान करता है। वैन का पूर्ण रूप क्या है? वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क होता है। किस प्रकार का कार्यक्रम मानता है कि सीखने में त्रुटियां होनी तय हैं? शाखीय अभिक्रम मानता है कि सीखने में गलतियां होना तो तय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैन, एक सेकंड प्लीज, निम्नलिखित में से कौन सा लैन में उपयोग किया जाने वाला एक विशिष्ट संचरण माध्यम है? तो वह है उपग्रह। क्या हो जाएगा? उपग्रह। किस चरण अवस्था में शिक्षक और छात्रों के बीच प्रत्यक्ष जुड़ा और बातचीत शामिल है? इंटरैक्टिव चरण। कौन सा चरण? इंटरैक्टिव चरण। छात्र निष्क्रिय रहते हैं किसमें? व्याख्यान विधि में। शिक्षण के कितने स्तर हैं? शिक्षण के 3 स्तर बताए गए हैं। वैन एक प्रकार का नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला है। तो यह एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। क्या है? एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। लैन कंप्यूटर और उपकरणों को संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है, जैसे इंटरनेट कनेक्शन हो गया। इंटरनेट कनेक्शन हो गया। व्यवहार तकनीकी के आधार हैं मनोविज्ञान। क्या है? मनोविज्ञान। अग्रिम संगठन प्रतिमान दिया गया था। तो यह डेविड आशु बेल के द्वारा दिया गया था। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान दिया गया, जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। इस तरीके से ये 200 प्रश्न हमारे 2022 का क्वेश्चन पेपर, 2023 का क्वेश्चन पेपर हो गया। अब हम जो चैप्टर वाइज MCQs हैं पहले उनको कवर करेंगे, फिर एक्स्ट्रा करेंगे। पहले चैप्टर वाइज पे आते हैं। ओके, चलिए चैप्टर वाइज MCQs कहाँ से शुरू होते हैं? यहाँ से, हर चैप्टर के MCQs। ठीक है, चलिए यहाँ से आपके चैप्टर वाइज MCQs शुरू होते हैं। पहला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या है? शैक्षिक तकनीकी का अर्थ है एक ऐसी प्रविधि का विज्ञान जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण की क्रियाओं का यंत्रीकरण करना, ये क्या है? ये आपका शैक्षिक तकनीकी का अर्थ है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। NETF का पूरा अर्थ होता है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है। शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता क्या है? शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, शैक्षिक गुणों में वृद्धि करना, ये जो है शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता है। शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता, महत्व तथा उपयोगिता से क्या तात्पर्य है?
बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना, ज्ञान के संचय, वृद्धि और प्रसार में सहायता, सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता, यही शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता, महत्व और उपयोगिता से तात्पर्य है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। NETF का काम है शैक्षिक संस्थाओं के प्रमुखों, केंद्रीय और राज्य सरकारों के नवीनतम ज्ञान और अनुसंधान को एक दूसरे से साझा करना। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रायन मोर जोन्स ने 1968 में किया था। शिक्षण मशीन का आविष्कार सिडनी प्रेसी ने 1926 में किया था। अभिक्रमित अधिगम तकनीकी का विकास जो है वह 1950 में BF स्किनर के द्वारा किया गया। हार्डवेयर जो है यह शैक्षिक तकनीकी प्रथम का उदाहरण है। सॉफ्टवेयर उपागम में शैक्षिक तकनीकी द्वितीय का उदाहरण सॉफ्टवेयर उपागम है। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी तृतीय यह प्रणाली उपागम का उदाहरण है। सापेक्षिक तकनीकी को हार्डवेयर कहा जाता है। कोमल शिल्प उपागम को रचनात्मक शिक्षण तकनीकी किसने कहा? सिल्वरमैन ने कहा। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की समस्याओं के समाधान हेतु निर्णय लेने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह इनमें से कोई भी नहीं है। किसी भी प्रणाली के कितने मूलभूत प्रांचल यानी पैरामीटर्स होते हैं? तो उसके 4 पैरामीटर्स होते हैं। अदा, प्रक्रिया, प्रदा और पर्यावरणीय संदर्भ, ये 4 पैरामीटर्स होते हैं। कौन सी प्रणाली का प्रांचल नहीं है? तो शिक्षण के स्तर किसका पैरामीटर नहीं है? ठीक है, मानव की अधिगम परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। यह कथन रॉबर्ट ए कॉक्स का है। शिक्षण तकनीकी किसका मुख्य रूप है? शैक्षिक तकनीकी का मुख्य रूप है। पाठ्यवस्तु पर स्वामित्व यानी कि मास्टर ऑफ द कंटेंट किस तकनीकी के अंतर्गत आता है? यह शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत आता है। शिक्षण तकनीकी के किन स्तरों पर शिक्षण की व्यवस्था को सफलतापूर्वक किया गया है? तो वह स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, ये सभी इसमें जो ऑप्शंस हैं वो राइट हो जाएंगे। डेविस तथा ग्लेसर द्वारा शिक्षण तकनीकी के कितने तत्व बताए गए हैं? तो इसमें 4 तत्व बताए गए हैं, जिसमें आपका शिक्षण का नियोजन, शिक्षण का संगठन, शिक्षण का अग्रसरण और शिक्षण का नियंत्रण शामिल है। अभिक्रमित अनुदेशन BF स्किनर ने दिया। और अगला प्रश्न है, अनुदेशन तकनीकी को किसने सबऑर्डिनेट टर्म ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी है? तो वो रॉबर्ट ए कॉक्स हैं। किस तकनीकी में विद्यार्थियों को अधिगम में निरंतर रुचि बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार पुनर्बलन प्रदान किया जाता है? तो वह अनुदेशन तकनीकी है। क्या है वह? अनुदेशन तकनीकी है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। श्रृंखला तथा शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसके प्रकार हैं? ये अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार हैं। किस तकनीकी में शिक्षक के शाब्दिक तथा अशाब्दिक प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है? तो वह व्यवहार तकनीकी है। यथावत शिक्षण, माइक्रो टीचिंग किसके उदाहरण हैं? ये व्यवहार तकनीकी के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट कहता है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें कंप्यूटर सह अनुदेशन एक स्वचालित अनुदेशनात्मक प्रविधि है। इस विधि में स्वचालित आंकड़े तैयार करने वाले उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें दोनों ही ऑप्शंस आपके राइट हो जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर सह अनुदेशन के रूप में 1961 में इलिनॉयस विश्वविद्यालय में प्रयोग में लाया गया था। कौन सा कथन कंप्यूटर सह अनुदेशन से संबंधित नहीं है? यह अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। ये कथन कंप्यूटर सह अनुदेशन से संबंधित नहीं है। बाकी इसमें विद्यार्थियों के रुचि और विषय वस्तु के अनुसार शिक्षक कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं। इसमें मॉनिटर के माध्यम से विद्यार्थी इन कार्यक्रमों का अवलोकन करते हैं। विद्यार्थियों को तुरंत प्रतिपुष्टि भी प्राप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सह अनुदेशन की विशेषताएं हैं? तो देखिए इसमें कंप्यूटर द्वारा विद्यार्थी को व्यक्तिगत अनुदेशन सामग्री प्रदान की जाती है। विद्यार्थी को व्यक्तिगत रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। इसमें विद्यार्थी और कंप्यूटर के मध्य अंतःक्रिया स्थापित की जाती है। तो ये सारे कंप्यूटर सह अनुदेशन की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सह अनुदेशन का लाभ नहीं है? इसके द्वारा सभी विषयों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। शिक्षक द्वारा कंप्यूटर का प्रयोग सहायक सामग्री के रूप में किस प्रकार से किया जा सकता है? तो यह कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाता है। विद्यार्थियों को सृजनात्मक शक्ति को भी जागृत करता है। तो ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। ई अधिगम को जाना जाता है। ई अधिगम को इलेक्ट्रॉनिक अधिगम, कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम, इन दोनों नामों से जाना जाता है। ई अधिगम का जो प्रारंभ है वह ब्रिटेन में हुआ था। ई लर्निंग कक्षा
का एक साधन है जिसमें शामिल किया जाता है, जिसमें आत्म प्रेरणा, संचार दक्षता, ये सभी कुछ शामिल किया जाता है। ई अधिगम में इंटरनेट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट तकनीकी से पाठ्य वस्तु का संचार किया जाता है जिससे ज्ञान में वृद्धि की जाती है और छात्रों की निष्पत्तियों में वृद्धि होती है, ऐसा रोशन वर्ग कहते हैं। ई अधिगम की अगर विशेषताओं की बात करें तो ई अधिगम छात्र केंद्रित होता है। ई अधिगम कक्षा अधिगम से मितव्ययी होता है। ई अधिगम में छात्रों को अपनी गति से सीखने का अवसर मिलता है। ये सभी जो हैं ई अधिगम की विशेषताएं हैं। ई अधिगम के अगर उद्देश्य की बात करें तो ई अधिगम से पाठ्यवस्तु का संचार तथा संप्रेषण करना, ई अधिगम से मिश्रित माध्यमों को प्रोत्साहित करना, मुक्त विश्वविद्यालयों में ई अधिगम में शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना, ये सभी जो हैं ई अधिगम के क्या हैं, उद्देश्य हैं। ई अधिगम में निहित जो तकनीकियां हैं उसमें बहुमाध्यम, CD, रोम, इंटरनेट, पाठ्यवस्तु, आभासी कक्षा शिक्षण, ये सभी जो हैं ई अधिगम में निहित क्या है, तकनीकियां हैं। शिक्षण शब्द का तात्पर्य होता है सीखना। शिक्षण का व्यापक अर्थ है जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सीखता है। शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है, ऐसा B.O. स्मिथ कहते हैं। शिक्षण की अनेक विशिष्ट क्रियाओं को किसने बताया है, कोमिसार ने। शिक्षण एक पारस्परिक अंतः क्रिया है। शिक्षण में शाब्दिक वर्बल और अशाब्दिक नॉन वर्बल का विश्लेषण B.K. पासी ने किया था। किसी व्यक्ति में किसी चालू प्रक्रिया अथवा प्रणाली के बारे में अपेक्षित ज्ञान और समझ पैदा करना अनुदेशन कहलाता है। शिक्षण के सबसे निचले और प्राथमिक स्तर के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता किसे दी गई, अनुबंधन को मान्यता दी गई। किसने कहा, शिक्षण एक अति विशिष्ट काम है। जंगीरा और अजीत सिंह ने कहा टीचिंग जो है वो एक अति विशेष काम है। नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, यह परिभाषा डेविस के द्वारा दी गई है। कौन सा कथन सत्य है, शिक्षण नीतियां शिक्षण कार्यों के किसी प्रतिमान की ओर संकेत करती हैं। शिक्षण नीतियां शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। शिक्षण नीतियां व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करती हैं। इसमें सारे ही ऑप्शंस जो हैं वो राइट हैं, यानी कि सारे ठीक है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। शिक्षण नीतियां तथा शिक्षण विधियां दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये बात सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण नीतियों से संबंधित नहीं है। इसमें पाठ्यवस्तु तथा उसका प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण माना जाता है, यह कथन शिक्षण नीतियों से संबंधित नहीं है। शिक्षण नीतियों को मुख्य रूप से किन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये जनतांत्रिक शिक्षण नीतियां, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां, इन दोनों में ही इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। व्याख्यान नीति उच्च स्तर के छात्रों के लिए प्रयोग की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्याख्यान नीति से संबंधित नहीं है। सभी स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त विधि है, ये कथन व्याख्यान नीति से संबंधित नहीं है। कौन सी विशेषता प्रदर्शन विधि की नहीं है, इस विधि में बालकों को स्वयं प्रयोग के अवसर मिलते हैं, ये विधि जो है ये विशेषता प्रदर्शन विधि की नहीं है। प्रदर्शन विधि के लिए आवश्यक है उद्देश्य स्पष्ट हो, कुशल शिक्षक हो, प्रदर्शन स्थान उपयुक्त होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। परियोजना नीति के जो प्रतिपादक हैं वो किलपैट्रिक हैं। अगला प्रश्न, परियोजना वह कार्य है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, यह कथन स्टीवेंसन का है। समस्या समाधान के सोपानों को अगर क्रम में लगाना हो तो उसमें जो है कि तथ्यों का एक सोपानों को क्रम में लगाइए, तो उसमें लास्ट तथ्यों का एकत्रीकरण है, ठीक है, इसमें आपका जो मूल्यांकन है ये राइट हो जाएगा। समस्या समाधान विधि के प्रयोग करने से छात्र जो है वो सीखते हैं, क्या सीखते हैं, स्वतः समस्या हल करना, निरीक्षण और तर्क शक्ति का विकास करना, करके सीखना, ये सारी चीज़ें वो यानी कि बालक स्वतः सीख जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वार्तालाप विधि नीति के प्रकार में आएंगे, तो इसमें औपचारिक अनौपचारिक ये दोनों ही वार्तालाप विधि नीति के प्रकार में आएंगे। वार्तालाप नीति में आवश्यक है सभी छात्रों को बोलने का समान अवसर मिले, पारस्परिक विचार विनिमय हो, वार्तालाप सार्थक और उद्देश्य युक्त होनी चाहिए, तो ये सारे ही वार्तालाप नीति में आवश्यक हैं। मस्तिष्क विप्लव नीति के प्रयोग से छात्रों में चिंतन, समस्या समाधान कौशल, आत्मविश्वास, ये सभी कुछ इसमें डेवलप होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मस्तिष्क विप्लव विधि शिक्षक केंद्रित होती है, ये बात इसमें सही नहीं है। शिक्षण विधियों की उपयुक्तता किन तथ्यों पर निर्भर करती है, तो ये शिक्षक की योग्यता, छात्रों की आयु, प्रकरण का स्वरूप, इन सभी तथ्यों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। छात्रों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करनी
चाहिए, ये कथन सही नहीं है, उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना पद है? तो इसमें मूल्यांकन, परियोजना का चयन, कार्यक्रम का क्रियान्वयन, ये सभी पद जो है वो परियोजना पद हैं। अगला प्रश्न, जनसंचार का सशक्त माध्यम जो है वह रेडियो है। रेडियो प्रसारण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये होता है उसमें सुनने की भागीदारी। मोशन पिक्चर्स का सबसे बड़ा लाभ है अवधारणा को स्पष्ट, टिकाऊ और यथार्थवादी बनाता है। मास मीडिया उपयोग के सिद्धांत हैं संगठन, चयन और योजना, ये सभी। मास मीडिया सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है? तो यह दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। सोशल मीडिया से तात्पर्य है गतिविधियों की संख्या जिनमें शब्दों, चित्रों और वीडियो नेटवर्किंग शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मास मीडिया जो है वह किस रूप में काम करता है? गैर औपचारिक रूप में काम करता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने में मास मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोशल मीडिया का उपयोग किस माध्यम से हो रहा है? मास मीडिया के माध्यम से हो रहा है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 में हुई थी। अगला प्रश्न, शिक्षण तथा अधिगम में सूचना एवं संचार तकनीक के एकीकरण के लिए आवश्यक प्रांचल कौन कौन से हैं? तो इसमें पाठ्यपुस्तक, संदर्भ, शिक्षण विधि, ये सभी आवश्यक पैरामीटर्स हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए किसका प्रयोग शिक्षण अधिगम में सबसे उपयुक्त है? तो आईसीटी का जो उपयोग है वो सबसे उपयुक्त है। सूचना के निर्माण, संग्रहण, संचारण, विनिमय करने के लिए तकनीक के विविध उपकरणों और संसाधनों के प्रयोग का किससे तात्पर्य है? तो इनका सूचना एवं संचार तकनीकी से यानी कि आईसीटी से। द्विपक्षीय संप्रेषण की वो प्रक्रिया जिसमें एक पक्ष टेलीविज़न द्वारा प्रसारण सिर्फ एक ही पक्ष कर सकता है लेकिन आवाज़ें दोनों तरफ सुनी जा सकती हैं, इसको एक मार्गी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जा सकता है। यह सूचनाओं का संकलन एवं संग्रह करती है। तथ्य किससे संबंधित है? सूचना एवं संचार तकनीकी से। सूचना संचार तकनीकी का अर्थ है परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना। संचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं, भाषाई बाधा, भौतिक बाधा, अनिच्छा, ये सभी समस्याएं हैं। प्रेषक का अपर्याप्त व त्रुटिपूर्ण भाषाई ज्ञान किससे मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करते हैं? तो ये संचार से मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। भय, चिंता, स्नेह, घृणा किस प्रकार की बाधाओं के उदाहरण हैं? ये व्यक्तिगत बाधाएं हैं। कैसी हैं? व्यक्तिगत। सूचना एवं संचार तकनीकी आधारित विविध अधिगम, अनुभव तथा कार्य प्रक्रियाएं किसके उदाहरण हैं? ये खोजना, बनाइए, देखना, इन सभी के ये उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, सूचना एवं संचार तकनीकी आधारित विविध अधिगम, अनुभव तथा कार्य प्रक्रियाएं चित्र आधारित के अंतर्गत इसमें टूल बॉक्स बाइंडर आता है। संप्रेषित का अर्थ है विचारों, सूचनाओं, संदेशों एवं सुझावों का आदान प्रदान करना। सूचनाओं का पुनः उत्पादन संचार से होता है। ध्वनि प्रदूषण भौतिक बाधाएं हैं। ध्वनि प्रदूषण भौतिक बाधा के अंतर्गत आता है। वीडियो मेल से हम ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज ये सभी भेज सकते हैं। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। रास्टर इमेज तथा वेक्टर इमेज किसके उदाहरण हैं? ये चित्र या लेखा चित्र के उदाहरण हैं। ग्राफिक मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स को इमेज, बैकग्राउंड, चार्ट इन सभी भागों में बांटा गया है। जेपीईजी का पूरा नाम ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है। वेक्टर ग्राफिक्स में चित्र या लेखा चित्र बनाने के लिए गणितीय अक्ष का प्रयोग किया जाता है। जीआईएफ का पूरा नाम ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। ऑडियो संकेतों की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी हर्ट्ज की होती है? 200 से 3200 हर्ट्ज की होती है। वीडियो बनाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर क्विक टाइम, विंडो मीडिया प्लेयर, रील प्लेयर ये सभी हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह आईपी एड्रेस अन्य कंप्यूटर से भी जुड़ जाता है, ये सही नहीं है। किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर उपस्थित कंप्यूटर टर्मिनल जैसे प्रिंटर जो डेटा संचारण प्रक्रिया में रिसीवर ट्रांसमीटर की भूमिका निर्वाह करता है वह नेटवर्क नोड कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख टोपोलॉजी में आएंगे? तो इसमें स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी ये दोनों ही प्रमुख टोपोलॉजी के अंतर्गत आएंगे। कौन नेटवर्क के प्रकार हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, विस्तृत एरिया नेटवर्क, ये सभी क्या हैं? नेटवर्क के प्रकार हैं। किसका प्रसार क्षेत्र सीमित होता है? लैन का प्रसार क्षेत्र सीमित होता है। वर्तमान में
प्रचलित केबल टीवी का प्रसारण किसका उदाहरण है? मैन का उदाहरण है। किसका? मैन का। WAN वैन नेटवर्क के लिए संचार माध्यम के रूप में कौन से माध्यम प्रयोग हो सकते हैं? तो इसमें माइक्रोवेव सर्किट, उपग्रह, टेलीफोन लाइन, ये सभी इसमें उपयोग हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो यूजर्स को वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे इंटरनेट ब्राउज़र कहते हैं। इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को सर्फिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्फिंग कहते हैं। सही वेबसाइट इसमें www.reddif.com है। अगला प्रश्न कहता है इंटरनेट एक्सप्लोरर है ब्राउज़र प्रोग्राम, यह इंटरनेट एक्सप्लोरर है। जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ भी सामान या सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है उसे ई कॉमर्स वेबसाइट नाम दिया गया है। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना ब्राउजिंग कहलाता है। किसी भी वेबसाइट का पता URL कहलाता है। प्रतिमान का अर्थ है वस्तु या रचना जिसे आदर्श मानकर उसके अनुरूप और वस्तुएं बनाई जाती हैं वह प्रतिमान कहलाता है। प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है, ऐसा H.C. वाइल्ड ने कहा। किसने? H.C. वाइल्ड ने। शैक्षिक प्रतिमानों की विशेषता है कि ये दार्शनिक सिद्धांतों तथा मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं। शिक्षण प्रतिमान के तत्व कौन से हैं? इसमें लक्ष्य और उद्देश्य है, संरचना, सामाजिक प्रणाली, ये सभी शिक्षण प्रतिमान के तत्व होते हैं। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान किस शिक्षण प्रतिमान के परिवार के अंतर्गत आता है? तो यह सूचना प्रक्रिया वर्ग शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आता है। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान जेरोम ब्रूनर ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है समूह अन्वेषण प्रतिमान किस शिक्षण प्रतिमान परिवार के अंतर्गत आता है? तो यह सामाजिक अंतः प्रक्रिया वर्ग प्रतिमान परिवार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है समूह अन्वेषण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? हर्बर्ट थैलर एंड जॉन डीवी ने इसको प्रतिपादित किया था। अग्रिम संगठक प्रतिमान डेविड आसू बेल ने प्रस्तावित किया था। अग्रिम संगठक प्रतिमान किस शिक्षण प्रतिमान परिवार के अंतर्गत आता है? यह सूचना प्रक्रिया वर्ग प्रतिमान के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत फास्ट हम लोग चल रहे हैं, बस रिवीजन करना है। ओके, 1959 में शिक्षण के शाब्दिक व्यवहार के अंकन एवं विश्लेषण हेतु एक विशिष्ट प्रणाली का विकास नेड ए फ्लेंडर ने किया था। संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को किन प्रमुख 3 भागों में विभाजित किया गया है? तो वह शिक्षक कथन, मौन या विभ्रांति तथा विद्यार्थी कथन, इन तीनों भागों में विभाजित किया गया है। शिक्षक कथन को फ्लेंडर ने किन 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया है? तो वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यवहार है। फ्लेंडर की 10 श्रेणियां या वर्गों का विश्लेषण किया गया है। व्याख्यान की प्रक्रिया परिमाणात्मक व्याख्या तथा गुणात्मक व्याख्या, इन दोनों ही भागों में विभाजित की गई है। व्याख्यान देना शिक्षक कथन के अंतर्गत आता है। शिक्षण मशीन किसने तैयार की? सिडनी प्रेसी ने शिक्षण मशीन को तैयार किया था। अभिक्रमित सामग्री और विद्यार्थियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। यह कथन BF स्किनर का है। किसका है? BF स्किनर का है। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? लघु पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पृष्ठपोषण का सिद्धांत, ये सभी जो है अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत हैं। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन श्री नॉर्मल ए क्राउडर ने प्रतिपादित किया था। किस अभिकरण में त्रुटि दर 15 से 20% तक कम होती है? तो वह है शाखीय अभिकरण में। अगला प्रश्न है कहता है कि मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण थॉमस F गिलबर्ट ने किया था। अभिक्रमित अनुदेशन मूल्यांकन की पहली क्रिया है, तो वह है क्षेत्र जांच। अभिक्रमित अनुदेशन नामक विधि का निर्माण सिडनी प्रेसी ने किया था। आभासी कक्षा कक्ष प्रक्रिया है, तो वह द्विमार्गी अंतर क्रिया है। अगला प्रश्न है आभासी कक्षा कक्ष में उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड तथा ब्रेकआउट कक्ष, ये दोनों ही इसमें शामिल हो जाते हैं। यहाँ तक हमारे सारे चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए। अब कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए फटाफट चलते हैं और क्लास को कवर करते हैं। इसमें कुछ लगभग 265 प्रश्न होंगे, ठीक है, और टोटल हैं ये कुछ 600 कुछ प्लस। देखिए शैक्षिक तकनीकी का आधार है तो मनोविज्ञान, शिक्षा पर विज्ञान और तकनीकी का प्रभाव, व्यवहार परिवर्तन के मनोविज्ञान, नियम तथा यांत्रिक उपकरण ये सभी क्या हैं? शैक्षिक तकनीकी के आधार हैं। निम्न परिभाषा किस शिक्षा विद्वान की है?
तकनीकी एवं विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा को प्रक्रिया में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है, ऐसा एस कुलकर्णी कहते हैं। तकनीकी का अभिप्राय है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधि। यह कथन भाई योगेंद्र जीत का है। वर्तमान शैक्षिक तकनीकी का संबंध आधुनिक आविष्कृत नवीन यंत्रों से है। विज्ञान और तकनीकी का विकास सबसे अधिक 20वीं सदी में हुआ। कब हुआ? 20वीं सदी में। अनुदेशन प्रारूप तकनीकी का कौन सा प्रकार नहीं है? कठोर शिल्प उपागम इसमें इसका प्रकार नहीं है। प्रारूप का मुख्य जो केंद्र बिंदु है वह मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप के प्रवर्तक ग्लेशर हैं। अगला प्रश्न है संप्रेषण मनोविज्ञान प्रारूप के जन्मदाता जो हैं वह स्मिथ एवं स्मिथ हैं। प्रणाली उपागम के प्रवर्तक कैनिथ एवं डेरिक अनविन हैं। इंटरनेट को सम्मिलित किया जाता है अनुदेशन तकनीकी में। शिक्षण के प्रबंधन के किस पद में मूल्यांकन को सम्मिलित किया जाता है? तो वह है शिक्षण नियंत्रण। समुचित शिक्षण नीतियों विधियों का चयन करना आता है शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत। अगला प्रश्न है उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना किस कार्य के अंतर्गत आता है? शिक्षण नियोजन कार्य के अंतर्गत। शैक्षिक तकनीकी में शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक केंद्रित होती है। व्यवहार तकनीकी का प्रमुख लक्षण अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है। व्यवहार तकनीकी के क्षेत्र में पावलव और हल का योगदान महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी बोनर, ग्लेसर, डेविस, फ्लेंडर, स्किनर इनका जो योगदान है वह बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है ये भाग अदा प्रणाली के अंतर्गत आता है। अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग अधिगम के साधन के रूप में होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के केंद्रीय कार्यवाही प्रणाली का मुख्य कार्य है अंकगणित एवं तार्किक प्रक्रिया को आंकड़ों पर प्रयुक्त करना। शिक्षा कंप्यूटर का अर्थ होता है परीक्षा में कंप्यूटर का उपयोग। अनुदेशन की प्रस्तुतिकरण में शिक्षण कंप्यूटर का उपयोग। ऑप्शन जो यहाँ पे डी है वह राइट हो जाएगा। शिक्षा कंप्यूटर का कार्य होता है सूचनाओं को संचित करना, संप्रेषण करना, प्रदत्तों का विश्लेषण करना, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा कंप्यूटर से लाभ होता है शैक्षिक निर्देशन को शोध कार्यों में तथा उपचारी शिक्षण में, तो इसलिए ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ होता है हार्डवेयर का ज्ञान तथा सॉफ्टवेयर का ज्ञान, ऑप्शन सी जो है वह राइट हो जाएगा। ई अधिगम की विशेषता है लचीलापन, मुक्त परिस्थिति, मितव्यय, ये सभी ई अधिगम की विशेषताएं हैं। ई अधिगम का उपयोग स्थानीय समुदाय के द्वारा तथा भूमंडलीय समुदाय के द्वारा एंड जीवन पर्यंत अधिगम में ई अधिगम का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। ई अधिगम की प्रक्रिया में हम शिक्षा तकनीकी तथा शिक्षण शास्त्र का प्रयोग करते हैं। ई अधिगम का साधन है नेटवर्क, इंटरनेट प्रणाली और मोबाइल संचार माध्यम, ये सभी ई अधिगम के क्या हैं? साधन हैं। ई अधिगम के मूल्यांकन में अध्ययन कौशलों को, बोलने के स्किल्स को, लिखने की स्किल्स को क्या है? इंपॉर्टेंस दिया जाता है। शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन और प्रोत्साहन है। यह कथन बर्टन का है। किसका है? बर्टन का है। शिक्षण को अंतः प्रक्रिया फ्लेंडर ने माना है। किसने माना है? फ्लेंडर ने। शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत रुचि नहीं है। बुद्धि, अभिप्रेरणा, आकांक्षा स्तर ये इसमें इंक्लूड होते हैं। अच्छे शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? जो अच्छा शिक्षण है वह सुनियोजित होता है, प्रेरणादायक होता है, प्रजातांत्रिक होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षण क्रियाओं की व्याख्या के 3 पक्ष होते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन वुडवर्थ का है। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया में 3 चर होते हैं। आश्रित चर किसे कहते हैं? जो छात्र है वह आश्रित चर है, जो अध्यापक है वह स्वतंत्र चर के अंतर्गत आता है, जो पाठ्यक्रम है वह हस्तक्षेप चर के अंतर्गत आता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। शिक्षण चरों के कौन कौन से काम हैं? निदान करना, उपचार करना, मूल्यांकन करना, ये सभी शिक्षण चरों के काम हैं। अगला प्रश्न कहता है सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा है। स्मृति स्तर शिक्षण का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? प्रत्यय का स्वामित्व प्राप्त करना, यह स्मृति स्तर शिक्षण का जो है कि उद्देश्य नहीं है। स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता हर्बर्ट हैं। बोध स्तर शिक्षण के प्रवर्तक का नाम मॉरिसन है। क्या नाम है? मॉरिसन है। बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को 5 भागों में बांटा गया है। स्मृति स्तर शिक्षण विचारहीन है। क्या है? विचारहीन।
स्मृति स्तर शिक्षण की अनुशासन व्यवस्था कठोर है। बोध स्तर की युक्तियां प्रश्नोत्तर हैं। बोध स्तर की युक्तियां हैं प्रश्नोत्तर। बिना समझे विषय वस्तु को रटना स्मृति स्तर शिक्षण का स्वरूप है। विवरण मौखिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना के अंत में जब पाठ की प्रस्तावना प्रश्नों, चित्रों एवं उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, अधिकांश विवरण या कथन प्रविधि का प्रयोग इसमें करना पड़ता है। निरीक्षण अध्ययन प्रविधि का कौन सा रूप नहीं है? सामान्य शिक्षक योजना इसमें इंक्लूड नहीं है। अच्छे उदाहरण जो है कठिन से कठिन स्टेटमेंट को भी सजीव और सरल बना देते हैं, ऐसा पिन सेंट कहते हैं। कौन सी शिक्षण नीतियों की विशेषता नहीं है? इनके माध्यम से अध्यवसाय के प्रत्यय का मंथन होता है, ये शिक्षण नीतियों की विशेषता नहीं है। शिक्षण नीतियाँ एवं शिक्षण विधियाँ एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। शिक्षण विधि किसे कहते हैं? पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण युक्तियां शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण नीतियों का प्रकार नहीं है? अधिनायकवादी नीतियां शिक्षण नीतियों का प्रकार नहीं है। कौन सी प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति नहीं है? निर्देशन नीति जो है ये प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति नहीं है। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां शिक्षक केंद्रित होती हैं। कैसी होती हैं? शिक्षक केंद्रित। शिक्षण की व्याख्या नीति आदर्श मानी जाती है उच्च कक्षाओं के लिए। किसके लिए? उच्च कक्षाओं के लिए। आर्मस्ट्रांग ने अन्वेषण नीति का विकास किया था और उसके बाद जो प्रोजेक्ट नीति है इसके जन्मदाता WH किलपैट्रिक हैं। इसमें जनसंचार का माध्यम नहीं है। टेलीविज़न, समाचार पत्र, लोक उपयुक्त सभी जो हैं ये सभी संचार के माध्यम हैं। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ 1927 में हुआ था। रेडियो प्रसारण सेवा का सरकारीकरण 1930 में हुआ था। रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी 1957 में हुआ था और भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र बना था। कहाँ बना था? दिल्ली में बना था। स्लाइड प्रोजेक्टर एक यंत्र है जिससे फिल्म स्लाइड पर अंकित चित्र को पर्दे पर देखा जा सकता है। स्लाइड प्रोजेक्टर के बल्ब का प्रकाश दूधिया रंग का होता है। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार साधन टेलीविज़न है। स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रमुख अवयव जो उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है वह प्रक्षेपी लेंस है। क्या है? प्रक्षेपी लेंस है। निम्न में से कौन सा जनसंचार माध्यम है? तो वह टीवी जो है ये जनसंचार माध्यम है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के प्रमुख तत्व सूचना और संचार हैं। सूचना की वैधता तथा विश्वसनीयता प्रकृति पर निर्भर करती है। सूचना का तात्पर्य उस बहुउपयोगी जानकारी से है जो प्रत्येक व्यक्ति, विषय व स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। यह परिभाषा कार्टर की है। किसकी है? यह परिभाषा कार्टर की है। संचार एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया है, ऐसा कीथ डेविस कहते हैं। कौन? कीथ डेविस कहते हैं। संचार या संप्रेषण यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है तथा द्विमार्गीय प्रक्रिया है, इसलिए ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। प्रचार के लिए संप्रेषण उपकरण उपयोगी है, तो इसमें टेलीफोन, मोबाइल, परिवीक्षण उपकरण, स्पीकर, फैक्स सेवाएं ये सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, विषय का समाकलन, विषयों का मूल्यांकन, ये दोनों ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन इसमें इंटरनेट, दूरदर्शन और रेडियो हैं। ICT का जो पूरा नाम है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व सूचना, स्रोत, प्रसारण, प्राप्ति है और सूचना के जो घटक हैं उसमें आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण ये सभी क्या हैं? सूचना के घटक हैं। कक्षा में संचार का माध्यम, मुख्य माध्यम और हार्डवेयर माध्यम ये दोनों ही कक्षा में संचार के माध्यम हैं। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, विषय का समाकलन तथा मूल्यांकन दोनों ही है। और आगे बढ़ेंगे तो सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। संचार की प्रक्रिया में जो मूल तत्व है वो सूचना, स्रोत, प्रसारण और प्राप्ति है। सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है फुल ड्यूप्लेक्स में। किसमें? फुल ड्यूप्लेक्स में। भौतिक राशियों की गणना में एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ICT का पूरा नाम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी या फिर तकनीकी है। संचार तंत्र के मुख्य अंग माध्यम, रिसीवर और प्रेषक हैं।
सूक्ष्म शिक्षण के जो प्रवर्तक हैं वो कीथ एचिसन हैं। सूक्ष्म शिक्षण का जन्म 1961 में हुआ था। किसमें? 1961 में। शिक्षण कौशल विकास मुख्यतः सूक्ष्म शिक्षण विधि से संबंधित है। सूक्ष्म शिक्षण जो है यह वास्तविक शिक्षण है। कैसा है? वास्तविक शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण किसी कक्षा के आकार और समय में सूक्ष्म पदीय शिक्षण परिस्थिति है। यह कथन एलन का है। यह कथन एलन का है। सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था का प्रथम सोपान अभिविन्यास है। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत एक समय में एक शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जाता है, एक ही स्किल्स को डेवलप करने का काम किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र पूरे होने की जो अवधि है वो 36 मिनट है, पूरा होना। एक कौशल के प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है सूक्ष्म शिक्षण में। किसमें? सूक्ष्म शिक्षण में। अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक N.A. फ्लेंडर हैं। फ्लेंडर ने अंतः प्रक्रिया प्रविधि को 10 वर्गों में बांटा है। कितने? 10 वर्गों में। प्रशिक्षण समूह का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? छात्रों में मेल जोल तथा सहयोग की भावना का विकास करना, ये उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, अनुकरणीय शिक्षण में 6 सोपान हैं। कितने सोपान हैं? 6 सोपान हैं। और उसके बाद छात्र व्यवहार का ज्ञान, ये शिक्षण कौशल नहीं है। एलन एवं रॉयन ने 14 कौशलों की व्याख्या की है। शिक्षण को कला और विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपने कक्ष शिक्षण में प्रयोग करता है। यह शिक्षण क्रम की क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें अध्यापक अपने कक्षा अंतःक्रिया में लगातार प्रयोग करता है। यह कथन N.L. गेज का है। डॉक्टर मैकइंटेयर स्टार्लिंग विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्री थे। पुनर्बलन वह स्थिति है जो छात्र की प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है, ऐसा स्किनर कहते हैं। पुनर्बलन कितने प्रकार से दिया जा सकता है? पुनर्बलन 2 प्रकार से दिया जा सकता है। एकीकरण शिक्षण विश्लेषण की अवधि में पहचाने गए विभिन्न संघटक घटकों के बीच उचित संबंधों की एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, ऐसा जंगीरा तथा सिंह कहते हैं। शिक्षण प्रतिमान सीखने के सिद्धांत होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, शिक्षण एवं अधिगम घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। जहाँ शिक्षण होता है वहाँ अधिगम होता है। शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन अधिगम सिद्धांतों की सहायता से किया जा सकता है। कुल मिलाकर के सभी बातें यहाँ पे सही हैं। शिक्षण प्रतिमानों को शिक्षण सिद्धांतों के प्रोटोटाइप किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? भटनागर ने कहा है। कौन सा तत्व, अनुभव लेना तत्व, शिक्षण प्रतिमान का नहीं है? किस शिक्षा शास्त्री ने? तो वो किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण प्रतिमान के क्षेत्र में काम किया है? तो डॉक्टर P.N. दुबे और डॉक्टर भट्टाचार्य, हॉपमैन, जॉइस, वाइल्ड, भटनागर, ये सभी जो हैं इन्होंने शिक्षण प्रतिमान के क्षेत्र में काम किया है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रवर्तक डेविड आसू बेल हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान की एक विशेषता यह है कि यह विषय वस्तु को सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण बना देता है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का प्रयोग अमूर्त पाठ्यवस्तु के शिक्षण क्रिया हेतु किया जाता है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान को व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान भी कहते हैं। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक ब्लूम हैं। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना का कौन सा सोपान नहीं है? सूचनाएं एकत्रित करना, यह परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना का सोपान नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षण एवं अधिगम की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के द्वारा। अर्थपूर्ण सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक डेविड आसू बेल हैं। छात्र का अधिगम स्तर छात्र की अभिरुचि पर, समस्या विधि पर, छात्र के प्रयत्न और धैर्य पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सर्वाधिक महत्व अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में दिया जाता है। अभिक्रमित अधिगम का विकास अमेरिका में हुआ था। अभिक्रमित अधिगम को अनुभवों का एक क्रम बताया है, विलियम्स एवं जेम्स E.A. स्विच ने बताया है। कौन सा कथन असत्य है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अधिगम का प्रयोग पिछले 60 वर्षों से हो रहा है, ये कथन असत्य है, गलत है। अभिक्रमित अधिगम अनुदेशन के जन्मदाता B.F. स्किनर माने जाते हैं। कौन सा सिद्धांत स्किनर के अभिक्रमित का नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत स्किनर के अभिक्रमित का नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन जो है वह मृदुल शिल्प है। क्या है? मृदुल शिल्प है। बहुत तेज चल रहे हैं हम लोग, आप कंसंट्रेट नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन पकड़ नहीं पाएंगे।
अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी व्यू रचना है जिसकी सहायता से शिक्षण सामग्री को ऐसे क्रम में नियोजित किया जाता है जिससे छात्रों में लगातार अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है और उसका मापन भी किया जा सकता है। यह परिभाषा सूसन मार्कल की है। अभिक्रमित या अधिगम अनुदेशन के आधारभूत सिद्धांतों की संख्या 5 है। अभिक्रमित अनुदेशन को वर्तमान में विकसित करने का श्रेय मार्कल को जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन जो है वह क्रिया प्रसूत अनुबंधन सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। स्किनर को रेखीय अभिक्रम के लिए जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन पर एनसीईआरटी ने काम किया था। नॉर्मन ए क्राउडर को शाखीय अभिक्रम के लिए जाना जाता है। अवरोही श्रृंखला अभिक्रम के प्रणेता थॉमस गिलबर्ट हैं। अभिक्रमित अधिगम के प्रकार हैं रेखीय, शाखीय और अवरोही श्रृंखला अभिक्रम। ये अभिक्रमित अधिगम के प्रकार हैं। शाखीय अभिक्रम के 4 प्रकार हैं। सही अनुक्रिया में सहयोग देने के लिए अनुबोधकों का प्रयोग किया जाता है मैथेटिक्स अभिक्रम में। किसमें? मैथेटिक्स अभिक्रम में। रेखीय अभिक्रम में पदों का कौन सा प्रकार नहीं है? मूल्यांकन पद। अगला प्रश्न, अवरोही अभिक्रम जटिल व्यवस्था, समूह विश्लेषण एवं पुनर्निर्माण के लिए पुनर्बलन के सिद्धांतों का व्यवस्थित प्रयोग है जो शिक्षण सामग्री के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन गिलबर्ट का है। किसका है? गिलबर्ट का है। अवरोही अभिक्रम की अवस्थाओं की संख्या 3 है। अनुदेशन तकनीकी का प्रमुख आधार सूचना प्रदान करना है। अनुदेशन तकनीकी के सोपान में सामग्री चयन, पाठ प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन, सुधार के सुझाव, ये अनुदेशन तकनीकी के क्या हैं? सोपान हैं। अनुदेशन प्रारूप का प्रकार नहीं है तो यह प्रणाली विश्लेषण। अभिक्रमित अधिगम प्रणाली का विकास अमेरिका में हुआ था। अभिक्रमित अधिगम अनुभव का एक नियोजन क्रम है। यह कथन विलियम एवं जेम्स ए स्विच का है। शिक्षा तकनीकी से तात्पर्य होता है कला और विज्ञान में मध्यस्थता का। शिक्षा तकनीकी का मुख्य रूप है अभिक्रमित अनुदेशन, शिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, ये सभी जो हैं शिक्षा तकनीकी के मुख्य क्या हैं? रूप हैं। शिक्षण का मुख्य तत्व है पाठ्यवस्तु और संप्रेषण, ये दोनों ही शिक्षा के मुख्य तत्व के अंतर्गत आते हैं। अनुदेशात्मक प्रारूप को प्रणाली विश्लेषण, प्रशिक्षण तकनीकी तथा पृष्ठपोषण सिद्धांत कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास बीएफ स्किनर ने, नॉर्मन ए क्राउडर ने तथा थॉमस गिलबर्ट ने, इन सभी ने किया है। शिक्षा तकनीकी का योगदान इनमें से कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न है शिक्षा तकनीकी का योगदान है। तो देखिए शिक्षा में माध्यमों का उपयोग, दूरवर्ती शिक्षा का विकास हुआ, शिक्षा में मशीनों का उपयोग हुआ, ये सभी शिक्षा तकनीकी के योगदान का है। शिक्षा तकनीक का योगदान है। इसमें कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान लॉरेंस एवं डेविस ने प्रतिपादित किया था। शैक्षिक तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग ब्राइमर ने किया। किसने? ब्राइमर ने। टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, कंप्यूटर आदि आते हैं हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत। ई अधिगम का उपयोग ऑनलाइन शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा तथा मुक्त शिक्षा, दूरवर्ती अधिगम शिक्षण, इन सभी के अंतर्गत किया जाता है। ई अधिगम का साधन है नेटवर्क, इंटरनेट प्रणाली और मोबाइल संचार माध्यम, ये सभी ई अधिगम के क्या हैं? साधन हैं। ई अधिगम की प्रक्रिया में हम शिक्षा तकनीकी और शिक्षण शास्त्र दोनों को ही प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, ई अधिगम के मूल्यांकन में अध्ययन कौशल को, लिखने के कौशल को, बोलने के कौशल को प्रयोग किया जाता है। ई अधिगम जो है वह लचीला, मितव्ययी और मुक्त परिस्थिति, ये सभी ई अधिगम की विशेषताएं होती हैं। ई अधिगम का माध्यम क्या है? टंकन माध्यम, संचार माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, ये सभी ई अधिगम के माध्यम हैं। ई अधिगम में शिक्षण शास्त्र का उपयोग करते हैं। पाठ्यवस्तु के स्वरूप, पाठ्यवस्तु की गहनता, शिक्षण आयाम, इन सभी में हम ई अधिगम में शिक्षण शास्त्र का प्रयोग करते हैं। ई अधिगम का उपयोग स्थानीय समुदाय द्वारा, भूमंडलीय समुदाय द्वारा और जीवन पर्यंत अधिगम में किया जाता है। ई अधिगम में सीमा होती है, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ई अधिगम का उपयोग ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, हर इन सभी विकास के लिए किया जाता है। मानव प्रकृति की अवधारणा को स्कॉन्ट ने दिया था। किसने? स्कॉन्ट ने। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का कॉन्सेप्ट आई.के. डेविस ने दिया था। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान है नियोजन, अग्रसरण, व्यवस्था और नियंत्रण, ये सभी शिक्षण अधिगम प्रबंधन के सोपान हैं। शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना जाता है, आई.के. डेविस ने माना है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन के सोपान हैं, कितने हैं?
4 हैं। मेगर ने उद्देश्यों को व्यावहारिक शब्दावली में लिखने के लिए आधार बनाया। ब्लूम की टैक्सोनॉमी को आधार बनाया। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। जे.एस. ब्रूनर ने खोज व्यूह रचना का विकास किया। खोज व्यूह रचना का विकास जे.एस. ब्रूनर ने किया था। स्वामित्व अधिगम व्यूह रचना के प्रवर्तक बी.एस. ब्लूम हैं। बी.एस. ब्लूम प्रजातांत्रिक व्यूह रचना में सम्मिलित है। इसमें सामूहिक निर्वाह, संवेदनशील प्रशिक्षण, मस्तिष्क संवेदन, ये सभी जो हैं प्रजातांत्रिक व्यूह रचना में शामिल हैं। एक तंत्र व्यूह रचनाओं में सम्मिलित है, तो इसमें से ऑप्शन कोई भी राइट नहीं है। शिक्षण व्यूह रचनाएं जो हैं कि ये प्रभुत्ववादी और प्रजातांत्रिक होती हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षण विधियों और शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है, उद्देश्यों का अंतर होता है। व्यक्तिगत भिन्नता की व्यूह रचना है, तो यह अभिक्रमित अनुदेशन की है। सुकरात की शिक्षण व्यूह रचना प्रश्नोत्तर है। कैसी है? प्रश्नोत्तर है, या प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी है। अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं ये होती हैं कि इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है, उत्तेजक विचार होते हैं तथा निश्चित उत्तर मिल जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्नों में निम्नलिखित में यह दोष नहीं कहलाता, क्रमबद्धता दोष नहीं कहलाता। उत्तर निकलवाने के लिए प्रश्नों का उचित वितरण हो, सामूहिक उत्तरों की अवहेलना की जाए और ये सभी उत्तरों की प्रतिधैर्य होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत क्या है? स्वतंत्रता, सौदेश्यता और सामाजिक विकास, ये सभी प्रोजेक्ट पद्धति के सिद्धांत हैं। कक्षा में दिया गया गृह कार्य चुनौती देने वाला हो, क्रमिक हो, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित हो, तो कुल मिलाकर के ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। ब्लूम स्वामित्व अधिगम व्यूह रचना में शामिल किया गया है, तो इसमें पुनर्बलन, उपचार, व्यक्तिगत अधिगम त्रुटियां, ये सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। प्रोजेक्ट विधि जो है वो किलपैट्रिक ने दी है। किसने कहा? प्रोजेक्ट एक सौदेश्य प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाए, ऐसा किलपैट्रिक कहते हैं। किलपैट्रिक ने परियोजना विधि के भेद बताए हैं। देखिए, रचनात्मक प्रोजेक्ट, समस्यात्मक प्रोजेक्ट, स्वादन प्रोजेक्ट, ये सभी भेद इन्होंने बताए हैं। वह विधि जिसका आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है, तो वह है भ्रमण विधि। ठीक है, वह विधि जो ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि है, वह है भ्रमण विधि। क्या है? भ्रमण विधि। समस्या समाधान विधि के कितने सोपान हैं? 5 सोपान हैं। परियोजना व समस्या समाधान विधि में अंतर है, तो वो निष्कर्षों की दृष्टि में अंतर होता है। परियोजना विधि के जनक किस देश के हैं? अमेरिका के हैं। जनक अमेरिका के हैं। छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, छोटे बच्चों के लिए समस्या समाधान विधि उपयुक्त मानी जाती है। परियोजना विधि किलपैट्रिक ने दी। परियोजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है? तो परियोजना विधि प्रयोजनवाद दर्शन पर आधारित है। कौन सा परियोजना विधि का सिद्धांत है? तो इसमें अनुभव का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये सभी परियोजना विधि के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद योजना का निर्माण परियोजना विधि का पद नहीं है। वाद विवाद एक शैक्षणिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। यह परिभाषा जेम्स एम ली की है। जेम्स एम ली की है। वर्ष 1918 तक परियोजना विधि का रूप स्पष्ट हुआ। निम्न में से वाणिज्य शिक्षण की कौन सी विधि नवीनतम है? तो वह है इकाई विधि। कौन सी विधि विवादास्पद है? समस्या समाधान विधि जो है यह विवादास्पद है। किस विधि के प्रयोग के समय अध्यापक तो सक्रिय रहता है परंतु छात्र निष्क्रिय हो जाता है? तो वह है व्याख्यान विधि। कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? योजना का निर्माण योजना विधि का पद नहीं है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क प्रबल संवेदन आव्यूह का विकास ओसबर्न ने किया था। शिक्षण विधियों एवं शिक्षण व्यूह रचनाओं में उद्देश्यों का अंतर होता है। मानव प्रकृति की अवधारणा को स्कॉन्ट ने दिया था। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का कॉन्सेप्ट आई.के. डेविस ने दिया था। एक अच्छा संप्रेषण हो सकता है, वह अध्यापक है, अध्यापक के साथ हो सकता है। संप्रेषण किसके अंतर्गत व कितना देना है, वह किस कारण देना है, यह संप्रेषण का संप्रेषण प्रारूप कहलाता है। संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों और भावनाओं का विनिमय है, ऐसा वेबस्टर कहते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य प्रकार है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य-दृश्य सामग्री। ये दोनों ही इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग है शिक्षण को रोचक बनाना, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय बनाना, शिक्षण कौशलों का विकास करना। कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग हम करते हैं, इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शुद्ध लेखन में होता है। दूरदर्शन
दूरदर्शन का शिक्षा में उपयोग करते हैं तो इसमें शुद्ध उच्चारण में, लेखन में, सुनने में, इसमें हम दूरदर्शन का यूज़ कर लेते हैं। संरचनाओं के विकास में प्रयुक्त करते हैं तो उसमें हम वस्तुओं को, मॉडल को, आकृति को, इन सभी को प्रयोग करते हैं। 1900 में फोटो स्टेट का आविष्कार फ्रांस के प्रोफेसर ग्राफिन द्वारा किया गया था। सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन यूएसए में हुआ। WW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जिससे दुनिया भर में अनेक नेटवर्क जुड़े हुए हैं उसे इंटरनेट कहते हैं। और उसके बाद ईमेल एड्रेस के दोनों भागों यूज़र नेम और होस्ट नेम अर्थात सर्वर नेम किस चिन्ह से जुड़े होते हैं? @ से ये जुड़े होते हैं। फाइल्स को इंटरनेट पर अपलोड और इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? FTP का यूज़ करते हैं। व्यवस्थित निरीक्षण से तात्पर्य है इसमें वर्ण प्रणाली और संकेत प्रणाली, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाएगा। फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को हम वर्ग प्रणाली कहते हैं। फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग शाब्दिक व्यवहार में किया जाता है। फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या 7 वर्ग होते हैं। इसमें निरीक्षण प्रविधि में 10x10 मैट्रिक्स तालिका का उपयोग अर्थापन की प्रक्रिया में किया जाता है। पारस्परिक वर्ग प्रणाली RCS का विकास 1968 में हुआ था। पारस्परिक वर्ग प्रणाली RCS में वर्ग होते हैं, 20 वर्ग होते हैं। इसमें पारस्परिक वर्ग प्रणाली का विकास RC ओवर ने किया था। समय व्यवहार विश्लेषण में संप्रेषण प्रवाह होते हैं तो इसमें शिक्षक शिक्षक, छात्र छात्र, शिक्षक छात्र, ये सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। पारस्परिक वर्ग प्रणाली की विशेषता है द्विपक्षीय अंकन की। शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व है तो ये स्वरूप, लक्ष्य, सामाजिक प्रणाली, ये सभी जो है वो शिक्षण प्रणाली के मूल तत्व के अंतर्गत आते हैं। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास रॉबर्ट ग्लेसर ने किया था। अनुबद्ध अनुक्रिया प्रतिमान का विकास स्किनर ने किया था। एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान के प्रवर्तक डेविड आशु बेल हैं। आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण 4 परिवारों में होता है। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया मुख्य घटक हैं तो बुनियादी प्रतिमान जो है यह अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का मुख्य घटक है। स्किनर प्रतिमान के स्वरूप के तत्व की मुख्य क्रिया अनुक्रिया, उद्दीपन और पुनर्बलन है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास रिचर्ड शकमान ने किया था और आगमन चिंतन प्रतिमान को हिल्दा टाबा ने दिया है। अगला प्रश्न है बहुइंद्रिय अनुदेशन के कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट एडगर डेल ने किया है। बोध स्तर शिक्षण का मुख्य सोपान प्रस्तुतिकरण और परिपाक होता है। आंतरिक अनुभव का संबंध पाठ्य वस्तु से होता है। और अगला प्रश्न है बहुइंद्रिय अनुदेशन का उपयोग परिपाक में, पर्यवेक्षण में तथा स्वामित्व अधिगम में किया जाता है। बहुइंद्रिय अनुदेशन में आंतरिक अनुभव प्राप्त होते हैं, इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। सीखने के अनुभवों के कॉन्सेप्ट को ब्लूम ने दिया था। आंतरिक अनुभव की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। कैसी? मनोवैज्ञानिक होती है। बहुइंद्रिय अनुदेशन से ज्ञान उद्देश्य और बोध उद्देश्य दोनों ही प्राप्त होते हैं। बहुइंद्रिय अनुदेशन को पाठ्यवस्तु केंद्रित माना जाता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का विकास BF स्किनर ने किया था। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का मूल अधिनियम है स्वतः अध्ययन, गति, तत्परता, अनुक्रिया और पुनर्बलन। ऑप्शन डी में राइट हो जाएगा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के आदेशात्मक अधिनियम, इसमें उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, व्यवहारिक परीक्षण तथा स्वतः अध्ययन गति होता है। ऑप्शन डी में राइट हो जाएगा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में मुख्य पद होते हैं, इसमें शिक्षण पद, अभ्यास पद, मूल्यांकन पद, ये सभी इसमें राइट हो जाएंगे। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में व्यक्तिगत भिन्नता का अधिनियम है तो इसमें स्वतः अध्ययन गति आ जाएगा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के वैकल्पिक अधिनियम, बहुबाह्य अनुक्रिया, छोटे छोटे पद तथा तत्काल अनुक्रिया, सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अगला प्रश्न, शाखीय अनुदेशन से पृष्ठों के मुख्य प्रकार, इसमें ग्रह पृष्ठ, तुष्टि पृष्ठ, त्रुटि पृष्ठ दोनों ही आ जाएंगे। अगला प्रश्न, शाखीय अनुदेशन का विकास नॉर्मन ए क्राउडर ने किया था। शाखीय अनुदेशन का अधिनियम जो है इसमें निदानात्मक, उपचारात्मक, प्रस्तुतिकरण तीनों ही इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये सारे प्रश्न जो इसमें हमने टोटल प्रश्न डिस्कस किए वो 600, देखिए 100 प्रश्न हमारे 2022 के, 100 प्रश्न 2023 के, 267 प्रश्न ये और प्लस चैप्टर वाइज, ठीक है, 467 ये हो गए प्लस चैप्टर वाइज, कुल मिलाकर के हमने 608 प्रश्न डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको कई क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज़ यानी कि पूरा पेपर आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।